हिमाचल प्रदेश के सीएम वीरभद्र सिंह ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखकर नया विवाद शुरू कर दिया है। वीरभद्र ने वर्ल्ड कप T20 के तहत हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में होने वाले भारत और पाकिस्तान के मैच का विरोध किया है। वीरभद्र सिंह ने कहा है कि पठानकोट हमले और सीमा पर अशांति के मद्देनजर शहीदों के परिवारों में मैच को लेकर नाराजगी है। संसद में आज भी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के जवाब पर हंगामे के आसार हैं। स्मृति ईरानी के जवाब से नाखुश विपक्षी पार्टियां आज विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव ला सकती हैं। संसद में स्मृति के पढ़े महिषासुर से जुड़े पर्चे से कांग्रेस नाराज है और वो स्मृति ईरानी से माफी की मांग कर रही है। लोकसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो सकती है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर होने वाली चर्चा में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी हिस्सा ले सकते हैं। अलग अलग मुद्दों पर राहुल गांधी मोदी सरकार पर करारा हमला बोल सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के तमाम सांसदों को संबोधित करेंगे। एनडीए के सांसदों की इस बैठक में जेएनयू कांड, रोहित वेमुला की खुदकुशी, रेल बजट और आम बजट पर सांसदों को प्रेजेंटेशन दी जाएगी और संसद में विपक्ष के हमले का जवाब देने की रणनीति पर ब्रीफ किया जाएगा। आज से बीजेपी पश्चिम बंगाल में चुनावी मिशन को धार देगी। चुनाव से पहले युवाओं को साथ जोड़ने के मकसद से बीजेपी सॉल्ट लेक टू सिंगूर के नाम से मार्च की शुरुआत करेगी। 3 दिन तक चलने वाली इस मार्च की शुरुआत आज सॉल्ट लेक से होगी। मार्च की अगुवाई अनुराग ठाकुर और कैलाश विजयवर्गीय करेंगे। पेट्रोल के दाम में भारी गिरावट की गई है। पेट्रोल 3 रुपए 2 पैसे सस्ता हो गया है। नई कीमतें आधी रात से लागू हो गई हैं। वहीं डीजल के दाम में 1 रुपए 47 पैसे का इजाफा किया गया है। दिल्ली में पेट्रोल अब 56 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर, कोलकाता में 62 रुपए 32 पैसे प्रति लीटर, मुंबई में 62 रुपए 75 पैसे प्रति लीटर और चेन्नई में 56 रुपए 8 पैसे प्रति लीटर हो गया है। चेन्नई में 56 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इशरत जहां मामले से जुड़ी तमाम फाइलें मंगाई हैं। इशरत जहां केस से जुड़े तमाम पहलुओं पर मंत्रालय दोबारा गौर करेगा। हाल ही में पूर्व गृह सचिव जीके पिल्लई के विवादित बयानों और हेडली के इशरत जहां पर हुए खुलासे के बाद मामले पर दोबारा नजर डालने का फैसला लिया गया है। जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को दो टूक कहा कि बीजेपी के साथ नई सरकार का गठन तभी होगा जब केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में शांति और विकास के लिए कदम उठाएगी। बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा अमिताभ बच्चन की तारीफों के पुल बांधते हुए इतना आगे बढ़ गए कि उन्हें राष्ट्रपति बनाए जाने की इच्छा जाहिर कर दी। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि अमिताभ बच्चन न केवल एक अच्छे अभिनेता हैं, बल्कि पर्सनालिटी ऑफ द मिलेनियम है, इसलिए उन्हें देश का राष्ट्रपति बनाया जाना चाहिए। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को संसद में बजट के दौरान टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन अमीरों पर बोझ बढ़ाकर छोटे करदाताओं को कुछ राहत दी। आम बजट में ग्रामीण भारत पर सरकार का सबसे ज्यादा जोर रहा। वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार योजना का ऐलान किया। 1 साल में 23 सिंचाई के प्रोजेक्ट पूरे करने की घोषणा की, तो वहीं 1 मई 2018 तक हर गांव में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा, जिस पर 8,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि वो 5 साल में किसानों की कमाई दोगुनी करना चाहते हैं। बजट में सामाजिक क्षेत्रों पर भी वित्त मंत्री का जोर रहा। उच्च शिक्षा में मदद के लिए 1,000 करोड़ का प्रावधान किया गया। 100 मॉडल करियर सेंटर और 15 मल्टी इंस्टीट्यूट खोलने पर 17 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो वहीं हर जिला अस्पताल में डायलिसिस की सुविधा शुरू की जाएगी और सस्ती दवाओं के 3,000 जन औषधि स्टोर खोले जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बजट में वित्त मंत्री का जोर रहा। 10,000 किलोमीटर हाईवे के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, जिस पर 55,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं रोड और रेलवे के विस्तार के लिए 2,20,000 करोड़ का बजट है। सरकार बंद हवाई अड्डों का पुनर्निर्माण करेगी और 160 एयरपोर्ट विकसित करेगी। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में न केवल सड़कें बनाने पर जोर दिया जाएगा, बल्कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए 100% FDI की छूट दी जाएगी। बजट में वित्त मंत्री ने जिन उत्पादों को महंगा किया, उनमें SUV गाड़ी सबसे अहम है, जिन पर 4% सब टैक्स लगाया गया है। वहीं बैटरी कारों के अलावा तमाम कारों को 1% महंगा किया गया है। सर्विस टैक्स में आधे फीसदी की मामूली बढ़त की गई है, जिसका असर रेस्टोरेंट, फिल्म, ड्राई क्लीन, केबल टीवी, मोबाइल फोन, इंटरनेट, कोरियर, होटल और टैक्सी समेत तमाम सेवाओं पर असर पड़ेगा। पटियाला हाउस कोर्ट में 15 फरवरी को कन्हैया की पेशी के दौरान हुई हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस ने 9 पत्रकारों को नोटिस देकर जांच के मामले में शामिल होने का आदेश दिया है। पत्रकारों से घटना के वक्त मारपीट की रिकॉर्डिंग और दूसरे उपलब्ध सबूत भी लाने को कहा है। इन सभी पत्रकारों ने 15 फरवरी की घटना के बाद खुद के साथ हुई मारपीट की शिकायत तिलक नगर पुलिस थाने में दर्ज कराई थी। जेएनयू में राष्ट्र विरोधी नारे और आयोजन के आरोपी उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य को एक बार फिर पुलिस रिमांड पर सौंपा गया है। दोनों आरोपियों की पुलिस रिमांड केवल 1 दिन के लिए बढ़ाई गई है।
आज दोनों को पुलिस एक बार फिर कोर्ट के सामने पेश करेगी। जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार तक के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। कन्हैया की जमानत का दिल्ली पुलिस ने पुरजोर विरोध किया और कहा कि 9 फरवरी का आयोजन पूरी तरह प्लानिंग के साथ किया गया था। कन्हैया कुमार ने तिहाड़ जेल में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को चिट्ठी लिखी है। 4 पन्नों की चिट्ठी में कन्हैया कुमार ने खुद के मानसिक उत्पीड़न की बात कही है। हालांकि कन्हैया कुमार ने कहा है कि पुलिस ने उसे बिना किसी वारंट या सबूत के गिरफ्तार किया, जबरन उसके फेसबुक, ट्विटर और ईमेल के पासवर्ड लिए, वहीं जबरन उससे उसका बयान और उसकी अपील लिखवाई गई। जाट आंदोलन के दौरान मुरथल में महिलाओं से रेप की आशंका के बीच सामने आए रेप पीड़ित के बयान दर्ज करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम सोमवार को मुरथल पहुंच गई। टीम ने पीड़ित से मुलाकात की और 22-23 फरवरी को उसके साथ हुई वारदात के आधार पर एफआईआर दर्ज कराई गई। मुरथल में खुद के साथ रेप की शिकायत दर्ज कराने वाली महिला की मां ने हैरान करने वाले बयान दिए हैं। मुरथल में हुई एक पंचायत के दौरान पीड़ित की मां ने अपनी ही बेटी को झूठा करार दे दिया। मां ने कहा कि उसकी बेटी की ऐसी आरोप लगाने की आदत है और वो झूठ बोल रही है। जाट आंदोलन के दौरान रोहतक के महम थाने से लूटे गए हथियार सोमवार को सिविल अस्पताल में एक बैग से मिले। अस्पताल में मिले इस बैग में 2 रिवॉल्वर और एक डबल बैरन गन मिली है। पुलिस ने हथियारों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। वहीं मदनहेड़ी गांव से भी एक चौपाल से हथियार बरामद किए गए हैं। सोमवार को हरियाणा सरकार ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में मुरथल कांड पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी। हरियाणा सरकार ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में रेप या फिर छेड़छाड़ की किसी भी घटना से साफ इनकार किया है। ये रिपोर्ट राज्य सरकार की उस एसआईटी ने दी है जिसे 3 महिला अफसरों की अगुवाई में गठित किया गया था। जाट आरक्षण के आंदोलन के दौरान लोग सरकार और मंत्रियों से किस कदर खफा हैं, इसका नमूना राज्य के मंत्री ओपी धनखड़ को सोमवार को देखने को मिल गया। मंत्री जी झज्जर पहुंचे थे लोगों से मिलने के लिए, लेकिन झज्जर में उनके सामने ही लोगों ने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए और वापस जाओ के नारे भी लगाए। बाद में धनखड़ ने कहा कि वो जानते हैं कि लोगों का गुस्सा होना जायज है। प्लीज हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, यहाँ कोई हमदर्दी की जरूरत नहीं है। देश को दहलाने वाले ठाणे हत्याकांड में हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। ठाणे पुलिस का दावा है कि एक ही परिवार के 14 लोगों का कत्ल तंत्र मंत्र के चक्कर में हुआ। गौरतलब है कि कातिल ने अपने परिवार के 14 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। कहा जा रहा है कि हसनैन अपने परिवार के 14 लोगों के साथ जन्नत की सैर करना चाहता था। हालांकि पुलिस अभी सभी तथ्य जुटा रही है। शिवसेना की गुंडागर्दी का नया मामला सामने आया है। एक रेस्टोरेंट मालिक की शिवसेना के शाखा प्रमुख ने जमकर पिटाई कर दी। दरअसल रेस्टोरेंट के पास शिवसेना की शाखा कार्यालय में एक कार्यक्रम के लिए रेस्टोरेंट मालिक ने मुफ्त में 100 बड़ा पाव देने से इनकार कर दिया था। इसी गलती के लिए ऐसी भयानक सजा मिली। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। पीड़ित अस्पताल में भर्ती है, जबकि आरोपी सुनील महाडिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के अमरोहा में एसके एकेडमी के 12वीं के छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। छात्र का नाम दीपेंद्र है, जो एकेडमी के हॉस्टल में रह रहा था। दीपेंद्र की लाश उसी के कमरे से बरामद हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, जबकि परिवार वालों का आरोप है कि दीपेंद्र के साथ दुष्कर्म की कोशिश की गई है, जिसके बाद उसकी हत्या की गई। बिहार के हाजीपुर में एक घर में रखे एलपीजी सिलेंडर में अचानक ब्लास्ट हो गया। धमाका इतना जोरदार था कि घर के किसी भी सदस्य को बचने का मौका नहीं मिला। घर के 5 सदस्य आग की चपेट में आकर बुरी तरह झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं धमाके के बाद लगी आग में पूरा घर जलकर खाक हो गया। बाहरी दिल्ली के बेगमपुर में बीती रात बदमाश और पुलिस के बीच भयंकर मुठभेड़ हुई। दोनों तरफ से काफी देर तक चली गोलीबारी के बीच पुलिस ने एक बदमाश को मार गिराया। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में लोकायुक्त पुलिस ने एक एएसआई को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार एएसआई भरत बैरागी अम्बुआ थाने में तैनात था, जो एक मामले के निपटारे के लिए 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश के इंदौर में एमवाई अस्पताल में 8 साल की एक मासूम बच्ची को भर्ती कराया गया। इस मासूम बच्ची की आंख में एक 3 फीट से ज्यादा लंबा तीर धंसा था, जो उसके कान के पास से होता हुआ आर पार हो गया था। 10 डॉक्टरों की टीम ने 3 घंटे चले ऑपरेशन के बाद बच्ची की जान तो बचा ली, लेकिन एक आंख की रोशनी नहीं बचा पाए। बच्ची को ये तीर उसके ही एक रिश्तेदार ने पारिवारिक कलह के चलते मारा था।
यूपी के फतेहपुर में टीटी की पिटाई के आरोपी 2 सिपाहियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की तलाश जारी है। दरअसल ट्रेन में बिना टिकट यात्रा कर रहे एक मुसाफिर को बचाने के लिए दोनों सिपाहियों ने टीटी से विनती की थी, लेकिन ना मानने पर दोनों सिपाही टीटी को थाने ले आए और उसकी जमकर पिटाई की। घटना से नाराज रेलवे कर्मचारी धरने पर बैठ गए थे। लखनऊ के आलमबाग इलाके में सोमवार को झुग्गी झोपड़ियों में अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि 100 से ज्यादा आशियाने देखते ही देखते जलकर खाक हो गए। इसी आग में झुलसने से 42 साल के सत्यम सैनी की भी मौत हो गई। आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। बिहार के भोजपुर जिले में 10 साल की मासूम बच्ची से रेप का मामला सामने आया है। बच्ची से रेप का आरोप पड़ोस के ही एक युवक पर है। बच्ची को नाजुक हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि फौरन हरकत में आते हुए पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के बहराइच में एसएसबी कैंप के पास तेज रफ्तार बस अचानक बेकाबू होकर पलट गई और खाई में जा गिरी। बस में सवार 2 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। हैरानी की बात यह है कि बस में कायदे कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए करीब 100 यात्रियों को बिठाया गया था। हालांकि गनीमत रही कि वक्त पर एसएसबी के जवान राहत और बचाव के लिए पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट आज महाराष्ट्र डांस बार के मामले पर सुनवाई करेगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के डांस बार से रोक हटाए जाने के फैसले के बाद महाराष्ट्र पुलिस ने जिन शर्तों के साथ डांस बार के लाइसेंस रिन्यू किए थे, उनमें से कुछ शर्तों पर डांस बार एसोसिएशन को एतराज था। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से इस पर जवाब देने को कहा था। देश भर में आज से सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के छात्रों के इम्तिहान शुरू हो रहे हैं। 10वीं की परीक्षाएं 28 मार्च तक चलेंगी, जबकि 12वीं की परीक्षाएं 24 मार्च तक चलेंगी। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में तेनाली शहर की म्युनिसिपैलिटी की मीटिंग में टीडीपी के 2 पार्षदों में जमकर मारपीट हुई। दोनों पार्षद नेतागिरी छोड़कर बॉक्सिंग में हाथ आजमाते दिख रहे थे। दोनों के बीच किसी बात पर कहासुनी शुरू हुई, फिर मामला गाली गलौज तक आया और फिर दोनों एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाने लगे। दोनों को साथी पार्षदों ने कई बार अलग भी किया, लेकिन मारपीट फिर शुरू हो जाती। असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने गुवाहाटी में मेट्रो प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। गुवाहाटी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को मेट्रो ट्रेन के प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी गई है। प्रोजेक्ट के तहत 203 किलोमीटर लंबे मेट्रो रेल ट्रैक का काम 3 फेज में पूरा किया जाएगा। पूरे प्रोजेक्ट को 5 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। शाहरुख की फिल्म फैन का ट्रेलर मंगलवार को मुंबई के यशराज स्टूडियो में रिलीज हो गया। फिल्म के ट्रेलर के लॉन्च के मौके पर सुपरस्टार शाहरुख खान की झलक पाने के लिए हजारों लोगों की भीड़ जमा हुई। शाहरुख खान की फिल्म फैन इसी साल पर्दे पर उतरने वाली है। फिल्म का निर्देशन मनीष शर्मा ने किया है। दिल्ली के अकबर रोड पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के घर भीड़-भाड़ राजनीति की नहीं, बल्कि बॉलीवुड की खबर के चलते थी। यहाँ मौजूद थी ऐश्वर्या राय और मौका था उनकी आने वाली फिल्म सरबजीत के पोस्टर लॉन्च का। फिल्म पाकिस्तान की कैद में रहे भारतीय कैदी सरबजीत की कहानी से जुड़ी है और फिल्म में ऐश्वर्या राय सरबजीत की बहन का किरदार निभा रही हैं। एशिया कप में टीम इंडिया का मुकाबला आज श्रीलंका से होगा। ढाका में श्रीलंका से मुकाबला जीतकर टीम इंडिया फाइनल में अपनी जगह पक्की कर लेगी। अब तक भारतीय टीम टूर्नामेंट में बांग्लादेश और पाकिस्तान को हराकर लगातार 2 मुकाबले जीत चुकी है और जबरदस्त फॉर्म में है, जबकि श्रीलंका की टीम बांग्लादेश के खिलाफ अपना पिछला मैच हारकर खराब दौर से गुजर रही है। पहले दोनों मैच जीतने के बाद टीम इंडिया ज्यादा होशियार दिख रही है। मैच से पहले आर अश्विन ने कहा कि हमारे लिए मैच नॉकआउट मुकाबले की तरह है। वहीं श्रीलंका के लिए ये मुकाबला करो या मरो से कम नहीं है। घरेलू सीरीज में टीम इंडिया के हाथों पटका नहीं खाने वाली श्रीलंका के लिए आज का मुकाबला हारते ही एशिया कप में उसकी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। टीम इंडिया के खिलाफ मैच से पहले श्रीलंका के लिए लसिथ मलिंगा की फिटनेस चिंता का सबब बनी हुई है। यूएई के खिलाफ श्रीलंका को जीत दिलाने वाले टीम के घातक गेंदबाज लसिथ मलिंगा चोट के चलते बांग्लादेश के खिलाफ हुए मुकाबले में भी नहीं खेल पाए थे। टीम इंडिया के लिए भी फिटनेस समस्या बनी हुई है। शिखर धवन के चोट से उबरने की खबर है, लेकिन रोहित शर्मा चोटिल हो गए हैं। हालांकि उनकी चोट ज्यादा गंभीर नहीं है, लेकिन रोहित के मामले में खतरा मोल न लेते हुए मुमकिन है कि उन्हें फिलहाल आराम देने का फैसला लिया जाए। वहीं पीठ दर्द से जूझ रहे कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने भी मैच से पहले अभ्यास किया। यूएई को 7 विकेट से हराकर पाकिस्तान ने एशिया कप में वापसी कर ली है। भारत के खिलाफ पहला मैच हारकर पाकिस्तान की टीम यूएई के खिलाफ भी मुश्किल में दिखने लगी थी। 130 रन के स्कोर का पीछा करने उतरी पाकिस्तानी टीम के 3 विकेट केवल 17 रन पर ही गिर गए थे, लेकिन शोएब मलिक और उमर अकमल के बीच हुई रिकॉर्ड 114 रन की साझेदारी की बदौलत पाकिस्तान ने 8 गेंद बाकी रहते ही ये मुकाबला 7 विकेट से अपने नाम कर लिया। सामान्य मानवी के जीवन में
बहुत बड़ा बदलाव आएगा। हमेशा आप जानते हैं, गरीब से गरीब को पूछो, सामान्य से। पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, बजट बना दो, बजट बना दो, पैसे वाले मेरा बजट तू